तो ही हार्डली वर्क्स, इसमें हार्डली को अंडरलाइन किया गया है और हार्डली का मीनिंग आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है। आर्डुअसली, मोस्टली, स्केर्सली, स्टेनुअसली। आर्डुअसली ऐसा काम होता है जिसमें आपको एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और स्टेनुअसली भी ऐसे ही काम है, अजीब सा, जिसमें आपको एफर्ट करना पड़े या आपको मेहनत करनी पड़े। दैट वर्क इज कॉल्ड आर्डुअस, स्टेनुअस। और मोस्टली का मतलब होता है अधिकतर, अधिकतर। और स्केर्सली का मतलब होता है बहुत कम, मुश्किल से यहाँ मतलब लिया जा सकता है इसका। जैसे हार्डली और स्केर्सली का कॉम्बिनेशन होता है। मैं मुश्किल से अपने घर से बाहर निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई, इस तरह के सेंटेंस में भी इसका यूज़ होता है। हार्डली हैड आई कम आउट ऑफ माई हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो हार्डली का जिक्र आ रहा है तो मैं और भी इसके बारे में बता रहा हूँ। हार्डली से जब आप सेंटेंस शुरू करते हैं, मैं मुश्किल से अपने घर से बाहर निकला ही था, इस तरह के वाक्य बनाते हैं, तो हार्डली के साथ हैड या डिड, अगर आप पास्ट सिंपल में बनाना चाह रहे हैं, सिंपल पास्ट में, तो आपको सिंपल पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, उसको हार्डली के साथ अटैच करना होगा। हार्डली डिड आई कम आउट ऑफ माई हाउस, या हार्डली हैड आई, जो काफ़ी प्रचलित है, प्रिवलेंट है। हार्डली हैड आई कम आउट ऑफ माई हाउस। और व्हेन आता है आगे, जैसे नो सूनर डिड देन लेता है THAN देन, हार्डली व्हेन के साथ या स्केर्सली व्हेन लेता है व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पे हार्डली का मतलब है मुश्किल से, मैं मुश्किल से अपने घर से बाहर। यहाँ तो हार्डली, ही हार्डली वर्क्स, वह मुश्किल से कोई काम करता है, मतलब नहीं करता है, बहुत कम ऐसा आया होगा समय जब उसको काम करते हुए आपने देखा होगा, तब आप कह सकते हैं ही हार्डली वर्क्स। और हार्डली, ही हार्डली स्टडीज, वह मुश्किल से पढ़ता होगा, मुझे नहीं लगता वो पढ़ता है। तो इसमें स्केर्सली ही इसका ऑप्शन सही जाएगा, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है सेल्डम। सेल्डम ये एडवर्ब है और सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल, उसका एडवर्ब है। उसके कुछ कीवर्ड्स अगर आपको ध्यान हो, मेरे वीडियो देखे हो आपने प्रेजेंट सिंपल पे, तो उसमें 10-12 एडवर्ब आप याद रख लो, तो ये कीवर्ड्स होते हैं, पता ही लग जाता है कि आप सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं या प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर रहे हैं। जैसे ऑलवेज, डेली, एवरीडे, ये रूटीन को शो करते हैं कि ये टेंस है ही रूटीन का है। सामान्य सच्चाई के बारे में, आदतों के बारे में तो फर्स्ट फॉर्म आती है, और नेगेटिव इसके रूडर से बनते हैं, इंटरगेटिव। तो ऑलवेज, डेली, यूजुअली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, समटाइम्स मैंने कभी कभार, कभी कभी, सेल्डम कभी कभार होता है। समटाइम्स में फ्रीक्वेंसी और कम हो जाती है, और रेयरली तो और कम हो जाती है, बहुत ही कम, रेयरली। जैसे आप 30 दिन की फ्रीक्वेंसी मान रहे हो, 30 दिन में अगर 8-10 दिन होंगे तो सेल्डम कह दो, आई सेल्डम वॉच मूवी, आई रेयरली वॉच मूवी। 2 दिन, 30 दिन में 1-2 बार आपने देखी हो, तो रेयरली आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे जैसे एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी होती है तो उन्हीं में से हम यूज़ करते हैं। ऑलवेज, एवरीडे, ये तो सदैव हो गए। ऑफन, रोज़ हो गए। ऑफन मैंने अक्सर, प्रायः, 30 दिन में 25-26 दिन लगा लो आप, ये सपोजिशन आपको करनी पड़ती है। तो सेल्डम का मतलब होगा फ्रीक्वेंटली, तो बार बार हो गया, एवरीडे रोज़ हो गया, जनरली सामान्य तौर पे, और नॉट वेरी ऑफन, ऑफन मतलब प्राय नहीं, कम, तो सेल्डम इसी के साथ जाएगा। नेक्स्ट है आई हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। ग्रामर की एरर है इसमें। यस्टरडे जब भी आप मेंशन करो, यस्टरडे मेंशन करो, लास्ट मेंशन करो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, और आप मेंशन करो एगो,
10 years ago, 2 years ago, 2 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जब आप मेंशन कर रहे होते हो या फिर ईयर मेंशन कर रहे होते हो, आप कहते हो कि 1970 में, 2012 में, तो आप पास्ट सिंपल में होते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, जिसमें आप सेकंड फॉर्म यूज़ करते हो पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और नेगेटिव आप डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनाते हो या इंटरोगेटिव। तो इसमें आई हैड गोन टू दिल्ली, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया गया, और पास्ट परफेक्ट में हम टाइम नहीं, स्पेसिफिकेशन नहीं होता टाइम का, हम टाइम मेंशन करते ही नहीं उसमें, या तो उसका यूसेज अलग होता है जिसको मैं बाद में लूँगा। तो इसमें यस्टरडे आ गया, तो आपको जब भी 4 वर्ड आप याद रखो, एगो, लास्ट, यस्टरडे, या फिर ईयर दिया हो मेंशन 2012 या कुछ भी, तो आप सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे। नेगेटिव होगा तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, या क्वेश्चन होगा तो डिड बाहर आ जाएगा। तो आप ना तो हैज़ हैड थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे और ना हैड यूज़ करोगे, आप कुछ भी यूज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट इसमें देखिए ऑप्शन, आई हैव गोन टू दिल्ली, नो प्रेजेंट हो गया है तो येस्टरडे पास्ट है। वेंट टू दिल्ली ये बनेगा आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। आई वुड गो टू दिल्ली ये फ्यूचर की तरफ इशारा है, आई हैड बीन गोइंग, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, इफ़ यू विल हेल्प मी आई विल बी वेरी ओब्लाइज टू यू, ये है इफ़ वाला वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस पे भी मेरी वीडियो है यूट्यूब पे, शीशपाल चौहान यमुनानगर, अगर आप फीड करो तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप सब्सक्राइब कीजिए, क्लिक कीजिए उस पर, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये चीज़ें देख सकते हो। इफ़ यू, जब भी आप इफ़ वाला वाक्य हो, 3 कंडीशनल, ये फर्स्ट कंडीशनल है, तो मेन ये जो इफ़ वाली क्लोज है, दिस इज सबॉर्डिनेट क्लोज, ये सबॉर्डिनेट क्लोज है, और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, जिसमें सबॉर्डिनेट क्लोज होती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और ये इसकी मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज जिसे कहते हैं। आई विल बी वेरी मच ओब्लाइज टू यू, पूरी यहाँ तक। तो इसमें विल या शैल आ रहे हों तो इफ़ क्लोज फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो इसमें वैसे तो 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें विल या शैल भी आ सकता है, इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, कैन या मे का इस्तेमाल हो सकता है मेन क्लोज में, और ये फर्स्ट फॉर्म से भी बिगिन हो सकती है यदि सामान्य सच्चाई बता रही हो, जैसे इफ़ यू ऐड 2 and 2 इट मेक्स 4, इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स, दोनों तरफ फर्स्ट फॉर्म आ रही है। आप कह सकते हैं इफ़ यू गो टू बॉम्बे प्लीज़ मीट माई अंकल देयर, दिस इज इम्पेरेटिव फॉर्म। इफ़ यू फील हंग्री यू कैन ईट, यू मे ईट, कैन में का भी इस्तेमाल हो सकता है। 4 तरह से ये क्लोज वेरी करती है, प्रिंसिपल क्लोज। बट इफ़ वाला पार्ट फर्स्ट फॉर्म लेगा, इफ़ वाला पार्ट हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, ये है। तो इफ़ यू हेल्प मी आई विल बी मच ओब्लाइज्ड टू यू। नेक्स्ट, स्केर्सली वाला मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था सेंटेंस, स्केर्सली हैड लेता है। स्केर्सली हैड आई कम आउट ऑफ माई हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, तो ये व्हेन भी इसके साथ आता है, और यहाँ पे स्केर्सली हैड आएगा, स्केर्सली हैड आई कम आउट, तो ये ऑप्शन ये सही रहेगा, स्केर्सली हैड आई कम आउट ऑफ, या हार्डली हैड आई कम, एक ही बात थी। नेक्स्ट में वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन है, कार्डियोलॉजिस्ट इज द स्पेशलिस्ट इन विच डिजीज, डिजीज इन ओल्ड एज, बुढ़ापे की डिजीज का इलाज करने वाले डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, या डिजीजेज रिलेटेड टू बोन्स, हड्डियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को, या आँखों के डॉक्टर को, या फिर दिल के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, इस तरह के वर्ड्स आपको आने चाहिए, इसमें मैंने काफ़ी लिए हैं। तो इन सभी शब्दों को आप प्लीज़ लिख लीजिए और एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, ताकि पेपर में कहीं पे भी आए तो याद रहें। जनरल वैसे भी लाइफ में आपको यूज़ करना पड़ जाता है इन वर्ड्स का। तो कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो दिल की बीमारी का इलाज करे, डिजीज रिलेटेड टू हार्ट। नेक्स्ट है dermatologist. Dermatologist is an expert in treating diseases related to what? Skin, heart, ears, chest.
इनमें से कौन सी डिजीज़ को डर्मेटोलॉजिस्ट ठीक करता है? आप सोचिए, गैस कीजिए, और अधिक समय मैं आपको नहीं लगाने दूंगा यहाँ गैस पे। अगर आपको आता है तो आप टैली कीजिए अपना आंसर इसका स्किन वाला है। स्किन वाले डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिस्ट, ये तो बड़ा कॉमन है, पता ही होगा आप सबको। न्यूरोलॉजिस्ट, एन एक्सपर्ट डॉक्टर हु ट्रीट्स द डिजीज रिलेटेड टू नोज, नाक की डिजीज से संबंधित, या हार्ट वाला तो कार्डियोलॉजिस्ट आ चुका है, आप इसको तो खारिज कर ही दोगे। और बोन्स वाला नहीं है यहाँ। नर्वस, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट है, NER इसमें लग रहा है आपको, नर्वस सिस्टम से संबंध रखने वाला डॉक्टर जो होता है वो न्यूरोलॉजिस्ट होता है। नेक्स्ट है यूरोलॉजिस्ट। आप गैस कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा सोचिए तो। इसमें किडनी वाला नहीं है, लंग्स वाला भी नहीं है। एक और वर्ड इसमें डाल देते हैं, चलो, इसमें गलती से रह गया डी वाला, ये वर्ड, डी है ये यूरिन। आप अगर इसे 4 ऑप्शन आपके पास आ गए, किडनी से को ट्रीट करने वाला या लंग्स को ट्रीट करने वाला यूरोलॉजिस्ट होता है, या बोन्स को या यूरिन को। और मुझे लग रहा है कि आप यूरिन पे जाओगे, यूरिन को ही ऑप्ट करोगे, तो यूरिन वाला ही सही है। यूरोलॉजिस्ट यूरिन की ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है इसमें। The doctor specialist in curing the diseases of children, ये थोड़ा शायद पता होगा आप सबको, आप टीचर्स हैं। पैथोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट ऊपर हो चुका है, डेंटिस्ट नहीं है, पैथोलॉजिस्ट नहीं है, और पीडियाट्रिशियन थोड़ा ये प्रोनाउंसिएशन में वर्ड आपको थोड़ा सबको दिक्कत कर सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। पीडियाट्रिशियन 2-4 बार बोलोगे तो हो जाएगा पीडियाट्रिशियन। यस, ट्रिशन बोलते हैं इसे, शियन नहीं बोलते। तो ये पीडियाट्रिशियन ही होता है, स्पेशलिस्ट इन फॉर द चिल्ड्रन, राइट। अब आपको करेक्ट वर्ड और फ्रेज सिलेक्ट करनी होगी। द पर्सन अफ्रेड ऑफ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू लिव एट ए स्मॉल एंड कन्फाइंड प्लेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट वकैब है ये भी। जो व्यक्ति ऐसी जगह, जो छोटी सी जगह हो, कन्फाइंड सा इलाका हो, घर हो, कमरा हो, मतलब बाहर ही ना निकल सकता हो, आदमी कैद हो गई हो ऐसा लगता हो उसे, और वो उस जगह से डरता हो, तो उस आदमी को क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिया होता है ये वो डर। इस डर को क्या कहेंगे? जेनोफोबिया होता है, या होमोफोबिया होता है, क्लस्ट्रोफोबिया होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के फोबियाज हैं जिनको ऊपर एक पैथोलॉजिस्ट आया था वर्ड, शायद वो आपको नहीं बताया गया। पैथोलॉजिस्ट होता है जो डेड बॉडीज को एग्जामिन करता है डॉक्टर, और उनकी बोन्स को चेक करके ये पता करता है कि उसकी डेथ कब हुई, व्यक्ति की डेथ कब हुई। और यहाँ पे वर्ड्स हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर होता है, जब पानी से डरे कोई। ये रेबीज़ का अटैक जब होता है, कुत्ते के काटने से, डॉग्स के काटने से ये होता है हाइड्रोफोबिया। डॉग्स को भी होता है और ह्यूमन बींग्स को भी हो जाता है।
नेक्स्ट है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया ये पीपल जो दूसरे देशों से आ रहे होते हैं, किसी कंट्री के लोगों को कुछ ये फियर हो सकता है कि ये यहाँ बस जाएंगे, हम हमारी सुविधाओं को छीन रहे हैं, या कुछ भी फोबिया हो सकता है। तो विदेशी जब आते हैं तो उनका फोबिया होता है, ये एक्सट्रीम फियर होता है, वो पीपल कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये जेनोफोबिया हो गया। और होमोफोबिया ये भी फियर है, ये डिसलाइक या एक्सट्रीम डिसलाइक या एक्सट्रीम फियर ऑफ होमोसेक्सुअल पीपल। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया आप जानते हैं कि फियर ऑफ रिमेनिंग एट कन्फाइंड प्लेस, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, तो ये आंसर है क्लोस्ट्रोफोबिया, ये सही आंसर होगा। तो क्लोस्ट्रोफोबिया को आप लॉक कर दीजिए, दिस इज द राइट आंसर, राइट। इसे हम ये कर देते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड or phrase that means excessive fear of lightning, thunder and storm। तो ऐसा फियर, एक्सेसिव फियर, जिसमें व्यक्ति लाइटनिंग से, थंडर से, इन सभी चीज़ों से डरे, तो उसे कौन से फोबिया में आप लोगे? तो आप गेस कीजिए। इसमें एस्ट्राफोबिया दिया हुआ है, क्लोस्ट्रोफोबिया दिया हुआ है, एरोफोबिया दिया हुआ है और एंग्लोफोबिया दिया हुआ है। एस्ट्रोफोबिया एक्सट्रीम और एबनॉर्मल फियर ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर्स होता है, एस्ट्रोफोबिया, ऊपर यही आंसर है। और साथ साथ और भी बता देता हूँ आपको, क्लोस्ट्रोफोबिया तो आपको पता ही लग गया होगा, कन्फाइंड प्लेस पे रहने वाला जिस व्यक्ति को डर होता है। एग्राफोबिया, इसमें एक एग्राफोबिया भी है, तो एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया में एक्सट्रीम फियर ऑफ इंग्लैंड और ब्रिटेन के बारे में होता है, डिसलाइक या फियर फॉर ब्रिटिश पीपल और ब्रिटेन, तो ये हो गया एंग्लोफोबिया। अब रहा एरोफोबिया। एरोफोबिया एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाइयों से डर लगता हो जिसको, फ्लाइट से डर लगता हो, तो एरोफोबिया का शिकार होता है। तो चारों इसमें आ गई। एस्ट्रोफोबिया आपको बता ही दिया मैंने, एक्सट्रीम और एबनॉर्मल फियर ऑफ लाइटनिंग एंड थंडरिंग, तो इसको आप यहाँ लॉक कर सकते हैं, ये दिस इज द आंसर। Choose the correct word or phrase that means excessive fear of England and English things। ये ऊपर आ चुका है, अगर आपको याद हो, ध्यान हो, देखते हैं। एस्ट्रोफोबिया आप बताइए क्या है, अंदाज़ा लगाइए, बोलिए, मुझे आपकी आवाज़ आ जाएगी, आप बोलिए एस्ट्रोफोबिया क्या होता है। यस, आई एम लिसनिंग टू यू। एक्सट्रीम और एबनॉर्मल फियर ऑफ लाइटनिंग and thunder। Then claustrophobia, the extreme fear of remaining in confined place or a small place। Aerophobia, the fear or extreme fear of heights and flying। Anglophobia अभी बात की थी हमने, the fear of England or British or the things related to these English things you can say। तो आंसर क्या बना हमारा? एंग्लोफोबिया, this one। Choose the correct word or phrase that means excessive fear of closed and confined places। अभी इसका जिक्र, एस्ट्रोफोबिया आप जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्लस्ट्रोफोबिया जानते हैं आप, एरोफोबिया और एग्रोफोबिया। देखने में तो अगोराफोबिया लगता है, बट द प्रोनाउंसिएशन इज एग्रोफोबिया। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये कंडीशन ऑफ विच पर्सन लूजेस द एबिलिटी टू राइट, वो एग्राफिया होता है। और एग्रोफोबिया फियर ऑफ बीइंग
एट पब्लिक प्लेसेस और क्राउडेड प्लेसेस। जिस व्यक्ति को पब्लिक प्लेसेस पे डर लगता हो, भय लगता हो, तो वो एग्रोफोबिया होता है, भीड़ से भय लगता हो, जिसे याद रखना है, नया वर्ड आपके लिए अभी आया है। और एरोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया, एस्ट्राफोबिया से आप पहले से ही परिचित हो, आप पहले जानते हो। तो क्लोज्ड एंड कन्फाइंड प्लेसेस के लिए आप ये लगाओगे। चूज द करेक्ट वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एक्सेसिव फियर ऑफ हाई प्लेसेस एंड हाइट। अभी अभी बात की थी हमने, हाई फियर ऑफ हाइट्स एंड हाई प्लेसेस, वो है एरोफोबिया। एस्ट्राफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया वही रिपीट हो रहे वर्ड, एरोफोबिया इसमें मार्क किया जाए, दिस वन। एंग्लोफोबिया आपको पता ही है, फियर ऑफ ब्रिटिश पीपल और ब्रिटेन। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रेज दैट मीन एक्सेसिव फियर ऑफ वाटर। आप यहाँ क्लियरली अंदाजा लगा सकते हो, ये वर्ड भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ज़ेनोफोबिया भी आ चुका है, हाइड्रोफोबिया भी आ चुका है। मैंने इसका मीनिंग बताया था शुरू में। हाइड्रो से आप अंदाजा लगा सकते हो वाटर, ये वाटर का डर होता है, एक्सेसिव फियर ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोफोबिया। चूज द करेक्ट फ्रेज दैट मीन्स एक्सेसिव फियर ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम अदर कंट्रीज। दूसरे देशों में से जो लोग आते हैं, उस भय को क्या बोलते हैं? दैट इज नॉट हाइड्रोफोबिया, दैट इज नॉट होमोफोबिया, दैट इज नॉट क्लैस्ट्रोफोबिया, दैट इज xenophobia. Yes. Give one word that which is safe to eat. अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है, तो आपको जो मीनिंग दिया हुआ है इस फ्रेज में, दैट विच इज सेफ टू ईट, इनमें से एडिबल में से, च्यूएबल में से, पैलेटेबल, डाइजेस्टिबल, इनमें से एक लेना है। मीनिंग आप जानते ही होंगे, इनके आसान मीनिंग है। एडिबल, च्यूएबल, च्यू करना, जो च्यू करने के काबिल हो, पैलेटेबल, जो सर्व करने के काबिल हो, डाइजेस्टिबल, जो हजम हो सकता हो, एडिबल, जिसे खाया जा सकता है, खाने में सुरक्षित हो, दैट इज एडिबल। तो सही मीनिंग इसका क्या हुआ? दैट विच इज सेफ टू ईट, एडिबल। शी हैड ए हेडेक, अदरवाइज शी डैश विद मी, एक ऑप्शन लेना आपको। उसे सिर दर्द था वरना वो मेरे साथ चलती, क्या मीनिंग होगा? शी विल कम, नो, हैड पास्ट टेंस है, तो आप फ्यूचर की और फर्स्ट फॉर्म की तो सोच ही नहीं सकते। दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब भी आप सेंटेंस कॉम्प्लेक्स देखें, कंपाउंड सेंटेंस देखें, तो उसमें बैलेंस होता है टेंस का। अगर एक साइड पे पास्ट टेंस है तो दूसरी साइड पे भी पास्ट टेंस आएगा, तो ये आपको गैस हो जाता है यहाँ से। तो कम से कम एक या दो ऑप्शन को तो आप डिलीट कर सकते हो, छोड़ सकते हो। जैसे कम फर्स्ट फॉर्म है, विल कम फ्यूचर है, तो इसमें नहीं आ सकता, तो चॉइस किस में करनी है आपकी? वुड कम या वुड हैव कम। उसे हेडेक था वरना वो मेरे साथ चलती। और जब आप इस तरह का वाक्य बना रहे हो कि यदि ये होता तो वो होता, मतलब आप पास्ट टेंस में बात है, एक्शन हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? यदि आप मेहनत करते तो पास हो जाते, इस तरह के वाक्य। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। एक साइड पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है और दूसरी साइड पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, फिर भी हम इसको, क्योंकि मीनिंग ऐसा जा रहा है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस में। और इफ वाले वाक्य में तो पक्का था हैड थर्ड फॉर्म लेता है यहाँ पे, और यहाँ क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लोज हैं दोनों, कंपाउंड सेंटेंस है, मीनिंग इस तरह का निकल रहा है, तो आप ये मीनिंग इस तरह की, वो हमारे साथ चलती, मेरे साथ चलती, तो यहाँ पे आपको वुड हैव थर्ड फॉर्म देना, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म देनी पड़ेगी। ये वुड हैव कम, शी वुड हैव कम टू मी। तो मेरे अनुसार तो ये आंसर है, और मुझे लगता है ये 99% या 100% सही है। Complete the following sentence with a correct model auxiliary. आपको पता ही है auxiliary verb is, am, are, was, were, be type, do type, have type होते हैं।
बी टाइप में इज एम आर वाज वर हो गए, और डू टाइप में डू डज डिड हो गए, हैव में हैज हैव हैड हो गए। और बी टाइप में इज एम आर वाज वर और हैज हैव वाले ये प्राइमरी वर्ब भी होते हैं जब ये कोई और वर्ब इनके साथ नहीं आता मुख्य क्रिया के रूप में, और ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं। और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये डिफरेंट होते हैं, इनके मीनिंग कहीं कहीं होते हैं। तो आपको यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना है, और जब मॉडल है तो डिड ये नहीं आते इनके साथ, वाज वगैरह डू डज कुछ नहीं आएगा। अगर इनको यूज़ करोगे तो आप इनको मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हो डेयर को, तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो ख़त्म। अब बचे डेयर और डेयर्स। आपको ये लगेगा कि ही के साथ एस लगता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब आप यूज़ करते हैं ही शीट वगैरह फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लेते हैं, तो ही डेयर्स नॉट अपोज मी ये कुछ जच रहा होगा, बट ये भी गलत है क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल में ये तो मेन वर्ब हो गया जिसके साथ आप एस लगा रहे हैं, ये गलत है। आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करना है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये टेंसेस में नहीं आते, जबकि टेंस इन पे लागू होते हैं, प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी ये यूज होता है, कैन जैसे कुड है उसका, बट हम ये इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, थोड़ा डिफरेंस है ऑक्सिलरी वर्ब से। तो यहाँ पे ये डेयर जब मॉडल ऑक्सिलरी है तो ये एस बिल्कुल नहीं लेगा, इनके साथ आप आईएनजी भी नहीं लगा सकते। ही डेयर नॉट अपोज मी, तो ये सही आंसर होगा, तो इसको आप लॉक कर दीजिए। इसमें भी हमने लॉक नहीं किया था, ये बोल्ड कर दें ताकि आप कभी भी देखो तो एकदम ध्यान आ जाए। पर शुरू में अगर आप इसको ऐसा करोगे तो बोल्ड मैं रहने देता हूँ, ये बाद में हटा देते हैं, इनको बोल्ड नहीं करते क्योंकि वीडियो देखते ही आपको आंसर पता लगे, डिस्कशन की तरफ आप नहीं जाओगे, क्योंकि वर्ड आपको डिस्कशन के साथ ही याद रहेगा, ऐसा करने से बात बनेगी नहीं। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, आपका थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्लीज़ स्टैंड बाय मी, जल्दी अब होने वाला है। तो जब भी आप वोकेबलरी बहुत मायने रखती है, कोई भी टेंस हो, आप स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों, वोकेबलरी की ज़रूरत आपको अवश्य ही पड़ती है। तो ये वर्ड हो गई, राइट, ये सब्जी वाले भी काम करते हैं बीच में। हाँ, एडिबल वर्ड था, शी हैड ए हेडेक अदरवाइज शी डैश वुड हैव कम विद मी, और मॉडल यहाँ पे क्या आया, डेयर वाला फर्स्ट ऑप्शन है, नोट कर सकते हैं आप। Complete the following sentence. The human body is like an engine. It requires fuel to work, to keep it going, to run from, to keep it on action. आपको ये दो ऑप्शन लगते हैं कहीं आ सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आएंगे, नहीं आएंगे। तो ऑप्शन दो बचे हमारे पास, फ्यूल टू वर्क इन्फिनेटिव के रूप में, कीप इट गोइंग, फ्यूल टू कीप इट गोइंग। तो वर्क भी थोड़ा बहुत जचेगा लोगों को, द ह्यूमन बॉडी इज लाइक एन इंजन, इट रिक्वायर्स फ्यूल टू वर्क। तो कीप इट गोइंग बेहतर चॉइस है, तो इसको आप चेक कीजिए, ये सही होगा, फ्यूल टू कीप इट गोइंग। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक। आर्टिकल यूज करना आपको ए एंड डी में से, या नहीं है तो क्रॉस लगाओगे। गिव मी येलो कार्पेट विच इज ऑन द टेबल। तो जब भी आपको क्लोज मिले, कोई हु वाली क्लोज या विच वाली क्लोज, ये इसका कार्पेट एंटीसीडेंट है, इसको क्वालिफाई कर रही है क्लोज। कार्पेट कौन सा, जो टेबल पे बिछा हुआ है, विशेष हो गया, स्पेसिफिक हो गया, तो द आएगा ही आएगा। तो आपको ये द लगाना पड़ेगा यहाँ पे। गिव मी द येलो कार्पेट विच इज ऑन द टेबल, विच इज लाइंग ऑन द टेबल। कार्पेट घर में और भी हो सकते हैं, तो जब टेबल का मेंशन किया, जो टेबल पे पड़ा है वो दीजिए, तो द आया। दे टोल्ड मी दैट ही डैश इन जयपुर लास्ट वीक। अब इसमें ऑप्शन है ही वर
ये कुछ ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। टोल्ड पास्ट टेंस है। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब दो पार्टीज में होते हैं क्लोज में, सबॉर्डिनेट क्लोज है ये, दे टोल्ड मी ये प्रिंसिपल क्लोज है, और दैट वाली क्लोज ये सारी दिस इज सबॉर्डिनेट क्लोज। तो ध्यान दीजिए कि फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म है या नहीं है। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये वाले दोनों तो गए, विल बी और कैन बी। रही बात वर और वाज की, आप चॉइस कर लीजिए, ही के बाद वाज आता है या वर आता है। सिर्फ कुछ एक स्थिति होती है इमेजिनरी जब ही वगैरह भी वर ले लेती हैं, जैसे एज इफ है, ही बिहेव्स एज इफ ही वर ए किंग, ही वर ए प्रिंस, शी वॉक्स एज इफ एज दो शी वर ए क्वीन। तो ये एज इफ और एज दो वाले वाक्य तो ले देते हैं, और सपोज वुड दैट आई वर, इस तरह के वाक्य तो वर ले लेते हैं। पर यहाँ पे वाज आएगा, ही वाज इन जयपुर लास्ट वीक, हिज स्कोर इज हायर देन यू। अगर हम ये कहें कि उसका स्कोर आपसे भी ऊंचा है, आपकी हाइट से ऊंचा है, बेकार बात। और हिज स्कोर इज हायर देन योर, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। अगर देखने में तो ये प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन, बट जब ये संज्ञा के सामने लगते हैं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। इनका फंक्शन क्वालिफाई करने का हो जाता है। जैसे दिस इज योर बुक, बुक के सामने आ गया योर, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, न कि पॉजेसिव प्रोनाउन। और यहाँ प्योरली पॉजेसिव प्रोनाउन है योर्स। तुम्हारे, यहाँ का भी मतलब मिल रहा है, तुम्हारे स्कोर से, हिज स्कोर, उसका स्कोर तुम्हारे स्कोर से अधिक, ज़्यादा है, अधिक है। तो डी योर सेल्फ भी गलत था, तो इसमें योर्स आएगा। प्रेडिकेटिवली योर्स ही आता है। दिस बुक इज योर्स। चूज द करेक्ट प्रोनाउन इन द ब्लैंक, ही इज द ओनली पर्सन डैश कैन हेल्प यू। अब इसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है, हु लगाओगे, दैट लगाओगे, तो ही इज़ द ओनली पर्सन, यहाँ तो रिलेटिव प्रोनाउन आना है। इसका मतलब ही तो आएगा नहीं। विच इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये लिविंग थिंग है, पर्सन लिविंग थिंग है, तो विच नहीं आता ऐसे में। तो रही बात हु और दैट की, तो इसमें वैसे तो हु आ जाता जब आप इस तरह यूज़ करते हो। द मैन, द पर्सन हु चीटेड यू, द पर्सन से शुरू कर रहे होते, द से शुरू होता तो हु लगता। ये शुरू है, ही इज दी ओनली पर्सन, तो इसमें थोड़ा सा हटके बात है, तो दैट आएगा यहाँ पे, हु नहीं है, तो ये दैट सही है। चूज द करेक्ट preposition for the blank. One must abide one's promise. Preposition in, abide in one's, no, abide for, abide to सही नहीं है। तो ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आप पहले से ही याद रखो इनको। preposition जो स्पेशल preposition इन्हीं के बाद आती है। abide के बाद by आती है, deal के बाद in आता है, trust के बाद in आता है, और एस्टोनिश, सरप्राइज, वंडर्ड, इनके बाद एट आता है, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, IOR वाले जितने होते हैं टू लेते हैं। तो आप इनको याद रखिए, तो एकदम ये तो फटाफट आप हल कर सकते हैं। अबाइड बाय आएगा, ड्यूटी मस्ट बी अबाइडेड बाय, तो वन मस्ट अबाइड बाय। आई हैव बीन हियर, हैज बीन, हैव बीन जब आपको लगे तो समझ लो आप सिंस फॉर की तरफ जा रहे हो। आई हैव बीन हियर सिंस मंडे, मैं यहाँ पे इस मंडे से हूँ। फॉर गिनती सी में आता है, जब आप कहते हो फॉर 2 hours, फॉर 2 minutes, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वीक। बट सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, डेज जितने होते हैं, सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस 1970 ईयर मेंशन हो, स्पेसिफाइड टाइम हो तो, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर आता है। वॉइस आपको देखनी है, वी वर लेट गो, तो इसका वॉइस, ये वॉइस किसका है? ये पैसिव वॉइस है, तो ये एक्टिव वॉइस इसका कौन सा है में? दे लेट अस गो, वी वर लेट टू गो, दे वर लेट टू गो, दे वर लेट अस गो, ये तीनों गलत हैं। तो बड़ा टिपिकल सा सेंटेंस है, आप इसको ध्यान रखिए। दे आपको लगाना पड़ा अपनी तरफ से,
तो दे लेटर्स को, उन्होंने हमें जाने दिया, और यहाँ है हमें जाने दिया, वी वर लेट गो, हमें जाने दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए था आपको एक्टिव बनाने के लिए, तो पीपल लेटर्स को कुछ भी लगा लो, दे लेटर्स को। कई बार कुछ जो पैसिव होते हैं ज़बरदस्ती बनते हैं, तो जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप ये कैसे पैसिव बनाओगे इसे? पैसिव उसी का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपको भी थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ेगा। इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या तो ये होता है पीपल से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज सेड दैट पीपल, इट्स सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज सेड बाय पीपल, वो अच्छा नहीं लगता है, इट्स सेड दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ए, ये पार्ट वगैरह तो ये वैसे ही लिखे गए इसमें। विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, कौन सा गलत दिख रहा है आपको वर्ड? बिलीव, रिलीव, ब्रीफ या डिसीव? गैस कीजिए, आना चाहिए आपको। तो अधिक समय ना लगाते हुए, इसमें बिलीव भी आई ई से शुरू होता है, तो बिलीव और बिलीफ, अगर यहाँ बिलीफ भी होता है वो भी LIEF होता है। यहाँ ब्रीफ है, ब्रीफ भी BRIEF, ठीक है। और रिलीव में भी आई पहले आती है, बिलीव में भी आती है, रिलीव में भी आती है, और ब्रीफ में भी आई पहले आती है, बट डिसीव में ई पहले आती है, डिसीव ई पहले आती है। तो यहाँ पे रिलीव की स्पेलिंग गलत है। रिलीव मैंने कारागार से मुक्त करना, किसी को कार्यभार से मुक्त करते हैं, रिलीव करना, RELIVE। वैक्यूम, वैक्यूम फियास्को, एंसेस्टर और एनालिसिस, द वर्ड इज एनालिसिस, जैसे पैरालिसिस, नॉट पैरालिसिस, पैरालिसिस, एनालिसिस। वैक्यूम, फियास्को, एंसेस्टर, एंसेस्टर पूर्वज हो गए, आपको सही लग रहे हैं। एनालिसिस के भी स्पेलिंग सही लग रहे हैं आपको। फियास्को, फियास्को आपने सुना डिजास्टर, कोई आप ये वर्ड विनाश वगैरह आप कह सकते हैं फियास्को। और इसमें नेक्स्ट वर्ड फियास्को के बाद वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम बोलते हैं इसे आमतौर पे। वैक्यूम शून्य, जिसमें कोई हवा ना हो, हवा का दबाव वगैरह ना हो, तो वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम की स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग बड़े टिपिकल स्पेलिंग है, आमतौर पे लोग यही लिखते हैं VACCUM, रॉन्ग। VACUUM होता है, VACUUM। नेक्स्ट है एस्थेटिक, एंग्विश, ट्यूशन, एक्सीलेंट। एस्थेटिक आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड वाला, जो द पर्सन हु लव्स ब्यूटी इन एवरीथिंग इज कॉल्ड एस्थेटिक। एस्थेटिक सेंस है नहीं है ऐसे बोलते हैं। एंग्विश पीड़ा होगी, मन की पीड़ा। ट्यूशन, ट्यूशन होगी आप जानती हैं। एक्सीलेंट बताइए, अति उत्तम, सर्वोत्तम। तो ट्यूशन की स्पेलिंग इसमें गलत है। आमतौर पे इस स्पेलिंग को लोग मानते हैं TUTION, बट रियल स्पेलिंग्स आर TUITION। क्या है? TUITION। नेक्स्ट, फैसिनेट, आकर्षित करना। रेडिएट, चमकना। 12th 12वां। ड्यू, अलविदा। आपको किसके स्पेलिंग इसमें अटपटे लग रहे हैं? ड्यू के, फैसिनेट के, या रेडिएट के? 12 तो बहुत आसान वर्ड है आपके लिए। यस, गैस कीजिए। इसमें 12th गलत है, इसमें F आता है B की जगह, 12th होता है TWELFTH। आप ध्यान रखिए इस वर्ड का, TWELFTH।
नेक्स्ट है जुवेनाइल, यंग जिसे बोलते हैं। ड्रामाटाइज करना, असैसिनेट कत्ल करना, और डिटरेंट कोई भी चीज़ हो सकती है जो रोकती हो किसी चीज़ को, किसी बुराई को ख़त्म करने के लिए। जैसे कोई एग्जाम्पल, किसी को पनिशमेंट मिलती है तकड़ी बड़ी पनिशमेंट, तो वो डिटरेंट का काम करती है। और यहाँ पे आपको मैं वर्ड बता देता हूँ, इसमें असैसिनेट ही गलत है। इसमें अगर आपको आसानी से याद रखना है तो ASS और फिर ASS आएगा। इसमें 2 बार ASS आता है, तब ये सही वर्ड बनेगा, असैसिनेट। नेक्स्ट है फैसिलिटेट, आसान करना कोई चीज़। शोफर अमीर आदमी का ड्राइवर जो होता है शोफर बोलते हैं। डाइसेक्ट मैंने चीराफाड़ी करना, जिराफ पता ही है आपको। तो इसमें वर्ड है शोफर गलत,